हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे चैप्टर 1। ठीक है। उसके आगे का आज हम लोग पढ़ेंगे, ये है पार्ट 2। तो कल हम लोगों ने वहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य रूप। कितनी तरीके की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनना कंपलसरी है। मतलब आपको या तो इनकी कोई परिभाषा दे देगा, ठीक है, और या तो क्या कहेगा, कोई एक एग्जाम्पल दे देगा, उसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो हम इनको एक एक करके बड़े आराम से पढ़ेंगे, आपको पहचानने का भी तरीका बता देंगे, और अगर उदाहरण लिखने को कहे तो उनको भी हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली अभिक्रिया है जो कि है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान से समझिए। इस अभिक्रिया का एक दूसरा नाम भी होता है, उसको कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। पहली बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। छोटे छोटे नाम है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसको क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। मतलब चाहे संयोजन अभिक्रिया कहे चाहे योगात्मक। अब योग माने होता है जुड़ना। तो अगर ऐसी अभिक्रियाएं, देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें, ये इंपॉर्टेंट है, दो या दो से अधिक अभिकारक, इंपॉर्टेंट लाइन, दो या दो से अधिक अभिकारक क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं और बाद में एक उत्पाद बना लेते हैं। बस इतना ही है। कोई पूछे योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद बना लेते हैं, क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये देखिए उदाहरण है। अब ये उदाहरण आपको जरूरी नहीं आप यही उदाहरण लिखें। देखिए हम आपको एक आसान सा उदाहरण बताते हैं, बस आप उतना उदाहरण लिखेंगे, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, हमने एक उदाहरण पढ़ा था, कार्बन किसको मिला दो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। देखो एक अभिकारक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों आपस में जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। तो देखो ये एक अभिकारक, दूसरा अभिकारक, ठीक है, ये दोनों मिलके एक नया उत्पाद बना दिए। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। कभी भी कठिन उदाहरण नहीं लिखने हैं। कोई पूछे पहचानना कैसे, तो अगर इधर ज़्यादा लोग हों और इधर कम लोग हों तो वहाँ पर क्या हो गया, दो लोग जुड़ रहे हों तो वहाँ कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया। अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे तो बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, ये लिखा है NH3, इसको कहते हैं अमोनिया, और साथ में HCl लिखा है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये बना दिया तीर का निशान। भैया हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक में मतलब ये लोग जुड़ जाएंगे। तो बोलो N कितने? एक ही तो है, लिख दिया N। ये एरो के उधर लिखा जाएगा, जगह नहीं तो यहाँ लिख रहे हैं। H कितने हो गए? तीन ये और एक ये, यानी H कितने हो गए? चार। और Cl लिखा था, लो लिख दिया Cl। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो एक उदाहरण ये हो गया, एक उदाहरण ये हो गया, ठीक है। बस दो ही उदाहरण ध्यान रखेंगे। ये उदाहरण कोई ज़रूरी नहीं है, ये अगर आप पढ़ना चाहें तो उदाहरण पढ़ सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरी नहीं, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। ये भी देखिए एक अच्छा उदाहरण है। जब जो बिना बुझा चूना लाते हैं बाजार से, देखो एकदम गरम गरम होता है, उसमें पानी डालते हैं, पानी खौलने सा लगता है, ये दोनों आपस में मतलब मिल जाते हैं तो क्या बच जाता है? अभी देखो बिना बुझा है, पानी मिला दोगे, जैसे आग जल रही है उसमें पानी डाल दो तो क्या होता है? बुझ जाता है। तो इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। सूत्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, ठीक। बस यहीं तक आपको ध्यान रखना है। देखिए दो लोग हैं, इधर जुड़ के एक बन गया, ठीक। ये थी संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये है, ये कौन सी है? वियोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन माने जुड़ रहा था, योगात्मक बोला था। वियोजन माने होता टूटना, और टूटने को अपघटन भी कहते हैं। तो चाहे बोले वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, चाहे अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, जो भी इधर हमने लिया था A और B, ये दोनों आपस में जुड़ के कोई चीज़ बना रहे थे, ठीक है। अब की क्या होगा, एक आदमी रहेगा, उस पर कुछ भी तुम हरकत करोगे तो वो टूट जाएगा, दो या दो से ज़्यादा लोगों में टूट जाएगा, ठीक है। मतलब जो इकट्ठा होगा वो वही टूट के दो या दो से, जैसे एक लकड़ी हो उसको तोड़ो तो कम दो टुकड़े मिलते हैं, दो भी मिल सकते हैं, तीन भी, जैसे आप तोड़ेंगे, ठीक है। तो वही काम होगा यहाँ वियोजन अभिक्रिया में। देखो क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रिया, ये डायलॉग तो सब में लिखना है, जिनमें एकल अभिकारक, क्या? एक अभिकारक टूट जाता है, कितने में? दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। कोई आपने लिया, यहाँ पे मान लिया X ले लिया, अब इसको तोड़ा तो इधर आपको Y मिल गया दो, कम से कम दो तो मिलेंगे भाई, टूटने पे दो टुकड़े तो होने ही होने हैं, दो से ज़्यादा जितने हो जाएं, ठीक है। उनको अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। बस इतनी ही डेफिनेशन लिखनी और दो उदाहरण, बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए उदाहरण जो हैं वो देखिए कौन सा है। सबसे बढ़िया उदाहरण आप ये याद रखेंगे, CaCO
Ca को बोलते हैं कैल्शियम और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। तो इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसको गर्म करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा CaO, और साथ में यहाँ से बन जाएगी CO2। बस ये रिएक्शन ध्यान रखनी है, क्या कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2। मतलब एक आदमी था कैल्शियम कार्बोनेट, उसको मतलब कुछ भी किया आपने, गर्म किया, कुछ भी किया, तो वो टूट गया कितने? 2 लोगों में। एक कौन? कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक क्या होता है? टूट जाता है कितने? 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। अभी दूसरा उदाहरण हम लोगों ने लिखा था, जैसे हमने लिखा था अमोनियम, ये लिखा था NH4Cl, और फिर तीर का निशान, यही तो उधर बना था। तो अब वापस इसको तोड़ दो, किसको किसको मिला के बना था वही लोग लिख दो। एक NH3 था और एक HCl था, यही 2 लोग तो थे। लो वापस, और अगर संयोजन लिखना हो इन दोनों को जोड़ के लिख दो। देखो कितना आसान है। बिल्कुल कठिन उदाहरण नहीं लिखने हैं, 2 उदाहरण लिख के हमारा काम हो गया। अब देखो बात आती है कि ये वियोजन कैसे कैसे हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण, यानी हो सकता है उसको ऊष्मा चाहिए हो तो वो ऊष्मा को सोख ले। तो देखिए अगर कोई अभिक्रिया में ऊष्मा चाहिए होती है, मतलब हम उसको बाहर से ऊष्मा देते हैं, समझिएगा, हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं, यानी अभिक्रिया क्या कर रही है? ऊष्मा ले रही है, यानी उसके अंदर ऊष्मा अवशोषित हो रही है, यानी वह ऊष्मा को सोख रही है। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बस यहीं से समझिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? अगर कोई अभिक्रिया में जो अभिकारक है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है, यानी अपने अंदर ले रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे कि मान लिया आपने कोई A आदमी लिया, अब इसको आप गर्मी दे रहे हैं, आप इसको गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ये अभिक्रिया कौन सी बन जाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है। अब देखिए इसके कितने रूप बता रहे हैं? 3। एक तो ऊष्मा देने पे वियोजन हो सकता है, दूसरा ताप देने पे, ताप बढ़ाने पे, तीसरा विद्युत धारा से भी वियोजन हो सकता है। वियोजन के कितने तरीके हैं? ऊष्मा से, दूसरा ताप से, तीसरा विद्युत धारा। ये ताप नहीं, यहाँ पे इनको प्रकाश लिखना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऊष्मा और ताप लगभग एक ही में आ जाएंगे। तो पहला हम ध्यान रखेंगे ऊष्मा से भी वियोजन हो सकता है, दूसरा प्रकाश से हो सकता है, तीसरा विद्युत धारा से। अब देखो हम आपको एक एक हर एक के उदाहरण बताएंगे। अगर कहीं ऊष्मा से वियोजन हो रहा है, ठीक है, ऊष्मा से, तो उसको कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। ध्यान रखिएगा, उसको क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन। जैसे कि ये देखो, यही उदाहरण अभी पढ़ा था हम लोगों ने, कैल्शियम कार्बोनेट लिया था और इधर आके बना कौन? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यही उदाहरण पढ़ा था। कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहते हैं, इधर कौन बना? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। तो देखिए ये वियोजन किसकी सहायता से हो रहा है? ऊष्मा की सहायता से। तो इसको हम क्या कह देंगे? ऊष्मीय वियोजन। ठीक। दूसरा देखो, एक उदाहरण इन्होंने देखा, ये ताप वाला हमने बताया, ताप वाला ध्यान नहीं रखेंगे, प्रकाश वाला ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रकाश का भी बता रहे हैं। देखिए प्रकाश में मान लिया HCl है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? वियोजन कर रहे हैं। तो ये किस में टूट जाएगा? H2 और Cl2 में। इधर बैलेंस करने के लिए 2 लिख देंगे। ये किसकी सहायता से वियोजन होता है? प्रकाश की सहायता से। ठीक है, ये कैसा वियोजन है? प्रकाश की सहायता से। H2 Cl2, ये 2 इनमें गिने जाते हैं, 1 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2 आएगा, इस 1 का करोगे तो भी 2 आएगा। ठीक। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, तो यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन के आगे 2 लिखा है, क्लोरीन के आगे भी 2 लिखा है, यानी 2 2 हैं। तो ये तो हो गया प्रकाश वाला इसकी जगह पे। अब तीसरा देखिए विद्युत धारा। तो बस विद्युत धारा भी आसान है, सब लोगों ने नमक का सूत्र सुना होगा। देखिए नमक का सूत्र क्या होता है? नमक वाला है NaCl। ठीक। जब आप इसको क्या करेंगे? यहाँ पे विद्युत लिखेंगे। ठीक है, क्या विद्युत लिखा, तो इसमें Na अलग हो जाएगा, और जो जिस फॉर्म में निकलता है, क्लोरीन गैस है तो हमेशा Cl2 बनेगा। यहाँ लिख देते हैं, जैसे देखिए NaCl है, तो NaCl पे आप विद्युत डालेंगे यहाँ,
तो देखिए Na अलग हो जाएगा, Na तो सोडियम अकेला ही रहता है, और क्लोरीन किस फॉर्म में रहती है, Cl2 के, तो ये अलग लिख देंगे। ठीक है, बैलेंस कर देंगे। देखिए Cl यहाँ कितने, 2, और यहाँ Cl तो एक ही दिख रहा है, तो आगे हम लिख देंगे 2। तो Na भी 2 हो गए, तो कोई बात नहीं, Na के आगे भी 2 लिख दो। तो क्या बना, 2 NaCl बराबर 2 Na और साथ में Cl2। ठीक है, सारे उदाहरण नहीं, बस ये किसका उदाहरण है, जब हम विद्युत वाले से करें। एक एक उदाहरण ध्यान रखेंगे। विद्युत वाले का ये उदाहरण नोट कर लेंगे। ये देखिए सूर्य के प्रकाश का एक उदाहरण इन्होंने रखा है, AgCl लिखा है, तो Ag अलग कर दिया। Cl हमेशा याद रखना Cl2 के फॉर्म में निकलेगी, खाली Cl ना लिख देना, नहीं, हमेशा क्लोरीन गैस के फॉर्म में। ठीक, और ये धातुएं जितनी भी होती हैं उनको कभी डबल ना लिख देना, जैसे सोडियम हो गई, लोहा हो गया, ठीक है, इनको कभी भी डबल नहीं लिखेंगे, अकेले ही लिखे जाएंगे। और जितनी गैसें हैं, ऑक्सीजन हो गई, क्लोरीन हो गई, ये सब गैसें हमेशा डबल रहेंगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो विस्थापन अभिक्रिया, सबके नाम में परिभाषा छुपी हुई है। विस्थापन माने होता है, समझो सरका देना। जैसे एक आदमी यहाँ बैठा है, दूसरा आया तो उसने क्या किया, इस आदमी को यहाँ से सरका दिया और खुद इसकी जगह लेके बैठ गया। बस इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो देखिए क्या हुआ, एक आदमी पहले से यहाँ मजे से हिल डुल रहा था, बैठा हुआ, दूसरा आया, कहा ए भैया जाओ तुम उधर सरको, उसको सरका के खुद उसकी जगह पे बैठ गया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं परिभाषा। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, ये डायलॉग हर जगह लिखना है जी। देखो यहाँ से, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है। मतलब जैसे अपना एक कमरा बाकायदा बढ़िया बना होता है, वो कमरा हम चिल्लाते हैं हमारा है हमारा है। जैसे ही हमारे मेहमान आते हैं, पापा क्या कर देते हैं, हमको हम ही हमारे कमरे से सरका देते हैं। अब वो कमरा किसका हो गया, जो मेहमान आए थे उनका। तो यानी एक तत्व दूसरे तत्व को उसी के यौगिक से अलग कर देता है। इतनी बात समझ में आई, दूसरे तत्व को उसी के यौगिक से अलग कर दिया। ऐसी अभिक्रिया को क्या कह देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। बड़ी बेकार होती है ना। इसमें पौआ किसका चलता है, जैसे घर में मान लिया एक कुर्सी है, यहाँ पे तुम बैठे हो, छोटा भाई बैठा है, अपने गए भौकाल से कहा ए उठो, तो उसको उठा दिया, अपने ने उसकी जगह ले ली। तो ऐसा ही क्या करता है, एक तत्व दूसरे तत्व को उसी के यौगिक से, मतलब उसकी कुर्सी से ही हटा दिया। अब उदाहरण देखो कितना आसान सा है। जैसे लिखा लोहे की कील, तो लोहे का उदाहरण क्या लिखा है, Fe। ध्यान रखना, देखिए सारी रिएक्शन लिखना हम सिखाएंगे। ठीक है, लोहे का उदाहरण क्या होता है, Fe, मतलब लोहे का सिंबल क्या होता है, Fe। अब देखो लिखा है कॉपर, अलग हो गया कॉपर, और साथ में लिखा है सल्फेट। सल्फेट हमेशा याद कर लो SO4 होता है। ठीक है, तो ये आधी रिएक्शन बन गए, Fe + CuSO4। अब देखो क्या कह रहा है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दो। लोहा बड़ा खुरापाती आदमी, कहेगा कॉपर से कि तुम यहाँ से निकल जाओ, और खुद इसकी जगह पे आके बैठ जाएगा। तो देखो ये रिएक्शन आगे क्या होगी, यहाँ एरो लगा के नीचे लिख रहे हैं, कॉपर की जगह पे कौन आ जाएगा, FeSO4, तो वहाँ बैठा ही बैठा है। अब अकेला कौन घूमने लगेगा, आयरन तो इसकी जगह पे आ गया, तो ये भैया आयरन की जगह पे आ जाएगा, प्लस लगा के यहाँ Fe आ जाएगा। रिएक्शन समझ में आई। देखो फिर से एक बार बताते हैं, ध्यान से देखना। क्या कहा था, लोहे की कील, तो हमने लिखा, ये बहुत छोटा छोटा चल रहा है, लोहा लिख दिया। ठीक, ध्यान से समझना, प्लस। अब देखो कॉपर सल्फेट, बोलो सूत्र क्या होगा, कॉपर कहते हैं Cu को और सल्फेट कहते हैं SO4 को। ठीक, तो अब देखो हमने पढ़ा था एक आदमी जाएगा दूसरे को उसके यौगिक से निकाल देगा, तो ये अकेला है, इससे इसका साथ साथ रहना देखा नहीं जा रहा। कहेगा तुम यहाँ से निकलो, तो कॉपर को निकाल देगा, खुद बैठ जाएगा। तो खुद कैसे बैठ गया, कॉपर बैठ गया इसके साथ, सॉरी यहाँ पे आयरन बैठेगा, यहाँ कौन बैठ जाएगा, ये आयरन यहाँ आके खुद बैठ जाए। अरे यार मिट गया, ये क्या हो रहा, चलो देखते हैं वापस। हमने पढ़ा ये आयरन था, किसके साथ, कॉपर सल्फेट में मिलाया गया। तो अब ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को कहेगा तुम यहाँ से निकलो, तो खुद उसकी जगह ले लेगा आयरन और साथ में SO4 लगाए। तो ये कॉपर बेचारा अकेला इसके जैसे यहाँ आके बैठ जाएगा। बात समझ में आई।
कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ये आदमी इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, बस तुमको यहाँ से क्वेश्चन वैसे कई सारे बनते हैं, वो हम बताएंगे। हमेशा याद रखो, निकाला कौन जाएगा, कॉपर निकाला जाएगा, सिल्वर निकाला जाएगा, गोल्ड निकाला जाएगा। ये लोग हमेशा हर जगह भगाए जाते हैं अपने योगियों को, ये बात ध्यान में रख लेना। कौन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एक आती इसमें मरकरी भी, Hg भी। ये लोग तुमको कहीं भी दिखें समझना भगाए यही जाएंगे, क्योंकि ये छोटे भाई बहन होते हैं, बड़े वाले आके इन्हीं को धमकाते हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी क्या कहेगा, जैसे देखो इसको बड़े आसानी से अच्छे उदाहरण से समझना। जैसे एक ये लोग हस्बैंड वाइफ हैं, ए और बी। ठीक, दूसरे हैं बढ़िया सी और डी। अभी तक तो देखो सी अकेला था, हम लोगों ने ऐसा ही पढ़ा था, ये अकेला आदमी था जो साथ साथ रहे, उनकी जगह ले लेता जाके। अब की बढ़िया, एक ये जोड़ा है, एक ये जोड़ा। ये क्या कहेगा, ए हटो, यहाँ ये वाला आएगा इनके यहाँ, कहेगा हम तुम्हारी जगह बैठेंगे। तो ये भी कहेगा कोई बात नहीं, तुम हमारे यहाँ बैठो, हम तुम्हारे यहाँ चले जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ, देखो इधर कौन है, ए बी। ठीक, और साथ में इनके कौन रह रहे हैं, सी और डी। भैया ये लोग क्या करते हैं, घर ए वाला है, वो कहेगा हम तुम्हारे घर में आएंगे, तो यानी ए वाला चला जाएगा इनके यहाँ, किसी एक की जगह पे लिख दो। मान लो सी की जगह पे लिख दिया ए को, और साथ में डी तो है ही। ध्यान से समझना, ए वाला किसकी जगह आ गया, सी की, डी तो पहले से था, लिख दिया, प्लस का निशान बना दिया। तो सी वाला कहेगा ए हम ऐसे थोड़ी ना कहीं घूमेंगे जाके, वो कहेगा तुम जहाँ से ए गया था वहीं पे आके खुद जुड़ जाएगा, यानी सी जुड़ गया आके, साथ में कौन आ गया, बी। लो, इतनी आसान सी रिएक्शन हो गई। बात समझ में आई, बोलो जल्दी से बोलो। देखो ध्यान से, एक और उदाहरण तुमको बता दें। यहाँ लिखा है NaSO4 सोडियम सल्फेट, और साथ में लिखा है BaCl2, ये नीचे वाली रिएक्शन बता रहे हैं। देखो लिखना हम बता रहे हैं, बाकी तो सब आसान है। सोडियम क्या कहेगा, इसके यहाँ आएगा, कहेगा Ba तुम निकलो, कहेगा निकल गया भैया, सोडियम उसकी जगह बैठ गया, और Na के साथ कौन आ जाता है, Cl आ गया। ठीक ठीक, अब आगे देखो, साथ में यहाँ देखो Ba कहेगा हम कहाँ जाएं, तो कहेगा यहाँ से निकलो, तो कहेगा कहाँ जाएं, कहीं नहीं, जहाँ से ये था वहीं आ जाएगा BaSO4। सही, बस यही काम करना है, यही तुमको ध्यान रखना है। ये देखो ये रिएक्शन लिखी, थोड़ी आई नहीं है, इधर क्या लिखा है, सोडियम सल्फेट लिखा है, साइड में देख लेना Na2SO4। हाँ, एक बात, जैसे हमको लग रहा है आप लोगों को ये 2 और 4 कैसे आया ये लिखना नहीं आता होगा। चलिए हम इसके लिए एक दूसरी वीडियो अलग से बताएंगे। कुछ आयन होते हैं, धन आयन, ऋण आयन, उनकी संयोजकता होती है, उसी आधार पे लिखे जाते हैं। हम उनको आपको अलग से लिख के सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आती हैं उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आता है। कई बार देखिए क्या आता है, उपचयन अभिक्रिया अलग आएगी, अपचयन अभिक्रिया अलग आएगी, और ज़्यादातर क्वेश्चन इनको पहचानने के लिए आते हैं। ठीक है, तो अब इनसे क्वेश्चन और बनता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसकी बहुत आसान परिभाषा देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का क्या हो, उपचयन हो रहा हो। ध्यान से समझना है, एक आदमी का उपचयन हो रहा, और दूसरे वाले का क्या हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कह देंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कह देंगे। मतलब देखो जैसे दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है, इनमें से ए का क्या होने लगे, उपचयन होने लगे, और बी का क्या होने लगे, अपचयन होने लगे। तो इस रिएक्शन को हम कह देंगे क्या है, ये कैसी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक, बात समझ में आई, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। अब कोई पूछेगा भैया ये उपचयन क्या होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करके टिक कर लेना, उपचयन क्या होता है। बात समझेंगे। पहली बात, अगर ऑक्सीजन कहीं जुड़ रही हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रही हो, समझ लेना वहाँ क्या हो रहा होगा, उपचयन हो रहा होगा। अब दूसरी बात क्या, अगर किसी में हाइड्रोजन निकल रहा हो, क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन निकल रहा हो, तो भी वहाँ पर क्या होगा, उपचयन। तो मतलब कोई कहे उपचयन कहाँ हो रहा, तो वहाँ दो चीज़ें देखनी है, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन निकल रहा हो, तो वहाँ पर क्या होगा, उपचयन होगा। ठीक, बात समझ आई। अब देखो बात करते हैं, कोई पूछे अपचयन क्या होता है भैया, तो बस जो बात पहले लिखी हो, पहले ऑक्सीजन जुड़ रही थी, अब की कहो ऑक्सीजन निकले,
ऑक्सीजन क्या हो, निकले, या फिर क्या हो, हाइड्रोजन आके जुड़े। पुराने वाले का जस्ट अपोजिट, वहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही थी, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रही, निकल रही है। वहाँ हाइड्रोजन निकल रही थी, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रही है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उपचयन। ठीक, दोनों बातें समझ में। उपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना। ये क्या कहलाता है, अपचयन। और अगर ऐसे जिसमें दोनों काम होने लगे, उपचयन भी हो अपचयन भी हो, तो उसका नाम अभी बताए थे क्या, रेडॉक्स। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब ये एक लास्ट में क्वेश्चन बचता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये 2 रिएक्शनें पढ़ी थी कि जैसे भैया देखो, ऊष्मा छेपी, छेपी माने होता है निकलना, मतलब क्या हो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकले, क्या हो, ऊष्मा निकले। बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनता ही है, साथ साथ में ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। कोई पूछे ऊष्मा छेपी क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा भी निकलती है। जैसे आप कोयले को क्या करते हैं, जलाते हैं, बोलो कोयला जलाते हैं तो साथ में हमको गर्मी मिलती नहीं मिलती, राख के साथ में गर्मी मिलती है। तो ये कैसी है, ऊष्मा छेपी। जो जैसे पुताई के लिए चूना लाते हैं और उसमें पानी में घोलते हैं तो देखो चूना खौलने लगता है, तो ये कैसी अभिक्रियाएं हैं, ऊष्मा छेपी। याद रहेगा, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कोई पूछे क्या होती है तो कहना वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में गर्मी यानी ऊष्मा, वो गर्म भी हो जाएंगी, तो उन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं। जैसे घर में खाना जलाने के लिए गैस जला देते हो लाइटर से, तो उसमें देखो गर्मी निकलती नहीं निकलती, तो वो सब किसके उदाहरण है, ऊष्मा छेपी के। नेक्स्ट उदाहरण अभी बताया था, ऊष्मा शोषी। शोषी मतलब वो अपने अंदर सोखती है, तो सोखेगी कहाँ से, जब तुम दोगे तभी तो सोखेगी। बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा को क्या करते हैं, सोख लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कह लेते हैं। इनके नोट्स बनाइएगा, बाकी कोई भी दिक्कत लगे आप तुरंत पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी अपघटन अभिक्रियाएं ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ उपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रियाओं के उपचयन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि एक संक्षारण, दूसरा विकृत गंधिता। दोनों क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, संक्षारण क्या होता है अभी बता रहे हैं, विकृत गंधिता क्या होती है, इसके डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं संक्षारण क्या होता है। ठीक है, संक्षारण पे बात करते हैं। देखिए, संक्षारण क्या होता है, जैसे हम देखते हैं जब कोई धातु किसी अम्ल, क्षार या फिर नमी, ये तीनों वर्ड ध्यान रखेंगे। धातु है मतलब कोई लोहा ले लिया, वो अम्ल के, क्षार के या फिर नमी के संपर्क में आएगा तो वह क्या होगा, धीरे धीरे बेकार होने लगेगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण। संक्षारण को बस इतना समझो, ये जंग होती है, जंग वो लड़ाई वाली नहीं, जंग कौन सी, जो लोहे के ऊपर लग जाती है। संक्षारण के कारण ही देखो चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है। जो लोग चांदी की पायल पहनते हैं कुछ दिन बाद देखो काली हो जाती है। तांबे, अगर तांबे के बर्तन में सुना होगा, मम्मी लोग कहती खट्टी चीज़ में नहीं रखना चाहिए, तांबे के बर्तन में दही वही नहीं रखा जाता है क्योंकि वो हरा हरा पड़ जाता है। ठीक है, संक्षारण के कारण ही जो पुल होते हैं या रेलिंग होती हैं, जहाज होते हैं, वो सब लोहे से जितने बने होते हैं वो सब जंग लग के धीरे धीरे बेकार हो जाते हैं। तो कोई पूछे ये सब किस वजह से होता है, सिंपल सा आंसर देना कि उसका उपचयन होने लगता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। सब किस वजह से, चांदी का काला होना, तांबे का हरा होना, लोहे पे जंग लगना, ये सब किसके उदाहरण है, उपचयन के। अब संक्षारण से बचाना कैसे है, तो क्या करते हैं लोग, संक्षारण को पेंट करके या फिर उस पर ग्रीस लगा के बचाया जा सकता है। ठीक है, देखते होंगे दरवाजे वरवाजे हम लोग बनाते हैं, उस पर पुताई पहले कर देते हैं कि भैया ख़राब ना हो। ये था संक्षारण। अब देखिए विकृत गंधिता क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। जैसे सब कोई चिप्स लेने जाता है तो 10 रुपये के चिप्स लो, उसमें 8 रुपये की तो हवा देता है ना, हवा ऐसे ही नहीं भरी जाती। वो देखिए, पढ़िए पहले इसको। वसा युक्त या तेल वाली खाद्य सामग्री जो होती है, जब उसको लंबे समय तक रखा जाता है तो उनका अपने आप ही क्या होने लगता है, उपचयन होने लगता है। अब अभी हमने पढ़ा था जहाँ उपचयन होगा वो चीज़ बर्बाद कर देगा,
तो अब क्या होता है, अगर उपचयन हो गया तो इसका स्वाद और गंध बदल जाती है। पता चले खा रहे थे मीठे के लिए, वो सड़े जैसी बदबू आने लगी। तथा ये विकृत गंधती, इनकी गंध कैसी हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसके प्रभाव को रोकने के लिए ही खाद्य सामग्री में वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है। कैसे रखे बर्तनों में, वायुरोधी, मतलब ऐसी जगह भरते हैं जहां बाहरी जो हवा है वातावरण की वो ना जा पाए। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, जैसे कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकाल देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन निकाल देते हैं और उसकी जगह पे क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन जैसी गैस भर देते हैं। ठीक है, जिससे उसका उपचयन रुक जाता है, क्योंकि उपचयन के लिए कौन सी गैस चाहिए, उपचयन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन हमने क्या कर दी, निकाल दी, और वहाँ पे नाइट्रोजन भर दी, अब चिप डिब्बा बंद कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीकरण नहीं, यानी उसका उपचयन नहीं होगा और चीज़ें हमारी सुरक्षित बनी रहेंगी। तो दोस्तों ये था पहला चैप्टर, कंप्लीट हो गया जिसकी थ्योरी। कल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके सारे क्वेश्चंस जो अब तक करे हैं उनसे रिलेटेड चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।